अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला। हम इससे पहले एम्पिरिकल फार्मूला पढ़ चुके हैं, तो अब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिस्कस करने जा रहे हैं। बेटा देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। द केमिकल फार्मूला which represents actual number of atoms in a molecule is called molecular formula. Empirical formula क्या था? The chemical formula which represents the simplest whole number ratio. अब वो एटम्स की सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? ये एक ऐसा केमिकल फार्मूला है जो किसी भी मॉलिक्यूल में या कंपाउंड में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी एटम्स की सही तादाद को बताता है। ऐसे केमिकल फार्मूला को हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए लास्ट टाइम भी हमने ये एग्जांपल्स ली कि C6H6 बेंजीन, CH3COOH एसिटिक एसिड, C2H2 इथाइन और एसिटाइलिन etc। अब बेटा देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला मैंने कहा कि ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि C6H6 में जाहिर हो रहा है कि मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन कंटेन्स 6 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन एटम। अब ये एक्चुअल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एसिटिक एसिड CH3COOH, यहाँ पे 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, यानी C2H4O2। ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, लिहाजा हम इस केमिकल फार्मूला को क्या नाम देंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब यहां एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। अगर ये स्टेटमेंट आ जाए तो उसका हम आंसर क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर formula is the integral multiple of empirical formula। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला का इंटेग्रल मल्टीपल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एम्पिरिकल फार्मूला को हम किसी खास नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाता है। इसको देखें मैथमेटिकली हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इनटू एम्पिरिकल फार्मूला। अब ये जो n है it may be 1, 2, 3 up to so on infinity। तो n कोई भी इंटीजर या नंबर हो सकता है, तो 1, 2, 3, 4 up to infinity, इनमें से किसी एक नंबर से जब एम्पिरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई किया जाता है तो वही एम्पिरिकल फार्मूला किसमें चेंज हो जाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब अगर स्टेटमेंट आ जाए कि व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला, तब भी आपका यही आंसर होगा। और अगर स्टेटमेंट आ जाए कि हाउ मॉलिक्यूलर फार्मूला इज डिराइव्ड फ्रॉम एम्पिरिकल फार्मूला, हाउ एम्पिरिकल फार्मूला इज कन्वर्टेड इनटू मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्टेटमेंट किसी तरह से भी आ जाए तो हमारा आंसर यही होगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला, और उसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी लिख दें। अब हमें कैसे पता चलेगा
कि n की वैल्यू क्या होगी, वो खास नंबर कौन सा है, हमने किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो n का फार्मूला होगा n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर mass over empirical formula mass। अब जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो मॉलिक्यूलर मास हमें गिवन होता है और एम्पिरिकल फार्मूला मास हम एम्पिरिकल फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं, दोनों के रेशियो ले लेते हैं। अब यहाँ जो आंसर आएगा वो हमारा n होगा, इंटीजर होगा, उसी नंबर को इंटीजर को एम्पिरिकल फार्मूला से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला में चेंज हो जाएगा। अब इसके आगे हम एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिलेटेड है। एग्जांपल नंबर 5 में ये कहा गया, कंबस्शन एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड शोज इट टू कंटेन 65.44% कार्बन, 5.5% हाइड्रोजन एंड 29.06% ऑक्सीजन बाय मास। व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। अब ये फर्स्ट पार्ट है इस एग्जांपल का जिसमें हमें परसेंटेज कंपोजिशन बता दी गई, कंबस्शन एनालिसिस करने के बाद जो एलिमेंट्स की परसेंटेजेस हैं वो बता दी गई हैं। एम्पिरिकल फार्मूला हमने कैलकुलेट करना है। और इस एग्जांपल के सेकंड पोर्शन में आगे हमें ये कहा जाता है कि इफ द कंपाउंड हैज मॉलिक्यूलर मास 110.15 ग्राम पर मोल, व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड। इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। अब बेटा देखिए, सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे। हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन। परसेंटेज ऑफ कार्बन हमें गिवन है 65.44%, 65.44%। अब परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की जो परसेंटेज दी गई है वो 5.5% है और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो हमें गिवन है वो है 29.06%। तो ये गिवन डाटा लाजमी लिखना है। आपकी बुक में ये डाटा अलग से पहले नहीं लिखा हुआ, उसने डायरेक्ट नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कैलकुलेट किए हुए हैं। तो आप ये गिवन डाटा सबसे पहले लिखेंगे, इसका एक नंबर अलग से होता है गिवन डाटा लिखने का। तो इसके बाद सेकंड स्टेप बेटा, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन। अब नंबर ऑफ ग्राम एटम हमने कैसे फाइंड किए, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। तो कार्बन की परसेंटेज है 65.44, एटॉमिक मास 12, डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ रहा है 5.45। ये क्या है, ग्राम एटम्स है। क्या है, ग्राम एटम्स। ये हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन आ गए। इसके बाद नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। अब परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 5.5 है, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास 1.008। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 5.46 ग्राम एटम्स। ये नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आ गए। इसी तरह से नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की परसेंटेज है 29.06%, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 है। तो हमारे पास ये जो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स है 1.82 ग्राम एटम्स। तो ये नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हम फाइंड कर चुके हैं। नंबर ऑफ ग्राम एटम के बाद क्या होती है, एटॉमिक रेशियो या मोल रेशियो। वो तरीका मालूम है आपको, कार्बन रेशियो हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन। अब इनके ग्राम एटम पहले यहाँ लिख ले, 5.45, हाइड्रोजन थी 5.46 और ऑक्सीजन थी 1.82। अगेन नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, लीस्ट वैल्यू किसकी, ऑक्सीजन की है। तो इस वैल्यू के तमाम पे डिवाइड कर दें, 1.82, इधर भी 1.82, यहाँ भी 1.82। अब जो हमारे पास रेशियो आ जाती है वो रेशियो है 331। यानी अब एम्पिरिकल फार्मूला क्या बन जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड विल बी कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 3, C3H3, ऑक्सीजन 1 है तो O लिख देंगे, C3H3O। अब आगे उसने हमें बताया है कि
mass of compound is 110.15 ग्राम पर मोल। ये हमारे पास जो है मॉलिक्यूलर मास गिवन है यहाँ स्टेटमेंट में। मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है, तो बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला हम कैसे फाइंड करेंगे? n इनटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो n की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? मॉलिक्यूलर मास ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो पहले हम एम्पिरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है। तो एम्पिरिकल फार्मूला मास इज इक्वल टू, अगर कार्बन का एटॉमिक मास है 12 और हमारे पास 3 कार्बन है, 12 मल्टीप्लाइड बाय 3 36, यानी 36 ग्राम कार्बन है। हाइड्रोजन 1.008 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये आ जाएगा 3.05 तकरीबन, प्लस ऑक्सीजन 16, तो ये आ जाता है 55.05 ग्राम पर मोल। ये हमारे पास क्या आ गया? एम्पिरिकल फार्मूला मास आ गया। अब हमें n की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। n इज इक्वल टू, n का फार्मूला क्या था? n का फार्मूला था मॉलिक्यूलर मास ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास है 110.15, एम्पिरिकल फार्मूला मास है 55.05, ये अप्रोक्सीमेटली 2 आंसर आ गया। यानी n की वैल्यू क्या आ गई? 2। वो इंटीजर क्या है? 2, जिससे हमने मल्टीप्लाई करना है। तो आप बेटा देखें, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इनटू एम्पिरिकल फार्मूला था, n की वैल्यू हमारे पास 2, एम्पिरिकल फार्मूला था C3H3O। अब एम्पिरिकल फार्मूला को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है C6H6O2, दैट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड। अब बेटा आखिरी बात ये कि एम्पिरिकल फार्मूला में क्या फॉल्ट्स थे कि हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिस्कस करना पड़ा, पढ़ना पड़ा। मॉलिक्यूलर फार्मूला को क्यों सुपीरियर समझा जाता है एम्पिरिकल फार्मूला की निस्बत? क्योंकि आप देखें, जैसे हम बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं C6H6, सिंपलेस्ट रेशियो में CH इसका एम्पिरिकल फार्मूला था। इथाइन का भी सिंपलेस्ट रेशियो बनाए CH एम्पिरिकल फार्मूला बनता है। तो जब CH लिखा हुआ हो तो हमें कंफ्यूजन हो जाएगी कि क्या ये फार्मूला बेंजीन का है या इथाइन गैस का, एस्पिरिन का है। तो इसका मतलब मोर देन वन डिफरेंट कंपाउंड्स कैन हैव सेम एम्पिरिकल फार्मूला, जो कि प्रॉब्लम है हमारे लिए, हम कंपाउंड को समझने से कासिर हैं। जबकि हर एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग अलग होता है। तो हम कह सकते हैं कि डिफरेंट कंपाउंड्स कैन हैव सेम एम्पिरिकल फार्मूला, बट all the different compounds have their own molecular formula। दूसरा डिफेक्ट क्या है एम्पिरिकल फार्मूला में? अब जब यहाँ CH लिख दिया जाए तो किसी को ये मालूम नहीं होगा कि ये ओपन चेन कंपाउंड होगा, क्लोज चेन कंपाउंड होगा, इसकी शेप स्ट्रक्चर क्या होगी, ज्योमेट्री क्या होगी, इसमें एंगल्स कितने होंगे, कैसे होंगे। यानी हम शेप स्ट्रक्चर ज्योमेट्री वगैरह एम्पिरिकल फार्मूला की मदद से नहीं समझ सकते। जब एम्पिरिकल फार्मूला की मदद से हम शेप स्ट्रक्चर ज्योमेट्री वगैरह नहीं समझ सकते, तो फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ये हम किस तरह से समझ सकते हैं? तो अब दूसरी बात ये आती है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जब हम लिखते हैं वो किसी भी कंपाउंड के शेप स्ट्रक्चर को कंप्लीटली एक्सप्रेस करता है, एक्सप्लेन करता है, इजीली फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि शेप स्ट्रक्चर, angles, bond angles, etc. cannot be explained on the basis of empirical formula, but those can be explained on the basis of molecular formula.